हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। बायोमोलिक्यूल का आज 6th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस 5 वीडियोस आपने देख लिए होंगे और बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइसैकेराइड डिस्कस किए थे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो वाटर से हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स या 2 सिंपलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाए, या मैं कह सकता हूं ऐसा सैकेराइड जो 2 सैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हो, डाइसैकेराइड कहलाता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डाइसैकेराइड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सुक्रोज डिस्कस किया था, उसका स्ट्रक्चर और उसके जो यूनिक फीचर्स थे वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम बचे हुए 2 सैकेराइड्स माल्टोज और लैक्टोज को डिस्कस करेंगे। माल्टोज और लैक्टोज के स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम माल्टोज से। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, ऐसा सैकेराइड जो 2 सिंपलेस्ट मोनोमर यूनिट्स या 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, माल्टोज कहलाएंगे या डाइसैकेराइड कहलाएंगे। तो देखिए, माल्टोज के कुछ बेसिक फीचर्स हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड होने की वजह से इसके पास 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी और ये 2 मोनोसैकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज होंगे। क्या होंगे ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो पहली बात, माल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज के लिंकेज से बनता है और आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि ये लिंकेज ऑक्सीजन लिंक होगा, ईथर लिंक होगा। ठीक है, जब हम डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराकर इसको 2 सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होगा, दिस एंजाइम विल बी माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होगा? Maltase enzyme will be required for the hydrolysis of maltose so that it can be converted into 2 units of alpha D glucose। ठीक है, इसके अलावा जब हम माल्टोज की बात करते हैं तो ये नेचर में कैसा होता है? इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। कैसा होगा ये नेचर में? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखी हुई हैं उन्हें मालूम है कि जो सैकेराइड्स होते हैं, अगर इनके पास कायरल कार्बन मौजूद है तो इनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराने पर या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहलाते हैं। और माल्टोज एक तरह का कैसा कंपाउंड है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, यानी इसमें से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारी जाएगी तो ये लाइट को, पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके स्पेसिफिक रोटेशंस जो होते हैं दे आर 66.7 डिग्री। इतनी डिग्री से ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। अगला जो फीचर है माल्टोज का, दैट इज के माल्टोज कैसी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? अगेन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जाना पड़ेगा। ऐसी शुगर्स जिनमें फ्री एनोमेरिक कार्बन पाया जाता है। एनोमेरिक कार्बन, पहला कार्बन, मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, एल्डिहाइड और कीटोन वाला कार्बन, अगर वो कार्बन फ्री है तो ऐसी शुगर्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, आसानी से दूसरे कंपाउंड्स का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं। और माल्टोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड पाया जाता है, इसीलिए ये कैसी शुगर है? ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह माल्टोज बिहेव करता है। ठीक है, एक और यूनिक फीचर है माल्टोज का। देखिए, आपने 3 डाइसैकेराइड्स पढ़े। पहला आपने पढ़ा सुक्रोज, देन आप माल्टोज पढ़ रहे हैं और आगे अपन लैक्टोज पढ़ेंगे। इन सभी तीनों डाइसैकेराइड्स में जो सबसे स्वीट है वो कौन सी शुगर है? माल्टोज है। माल्टोज इज द स्वीटेस्ट डाइसैकेराइड अमंग ऑल दीज 3 डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ये कैसा होगा? इट इज अ डाइसैकेराइड जिसमें 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज की होंगी। इसमें हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें माल्टेज एंजाइम चाहिए होगा। ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। साथ के साथ इसमें फ्री एल्डिहाइड कार्बन C1C4 लिंकेज की वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं उनमें सबसे स्वीट होता है, काफी इसका टेस्ट जो होता है वो
स्वीट होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि माल्टोस के अच्छे जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, तो सबसे ज्यादा ये किस में से पाया जाता है, ये व्हीट में, और जितने भी कॉर्न्स हैं जैसे स्वीट कॉर्न्स वगैरह उनके अंदर जो माल्टोस है वो काफी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि माल्टोज में लिंक कैसा पाया जाता है, तो माल्टोज में C1C4 लिंक पाया जाता है, यानी जब इसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से अटैच रहता है। ये माल्टोज के बेसिक फीचर्स हैं जो हमें अभी जानने हैं। फर्स्ट वन, माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड हैविंग 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज अटैच्ड बाय C1 and C4 लिंक। सेकंड, maltase enzyme is required for the hydrolysis of maltose. It is a dextrorotatory compound. If we incident plane polarized light through it, then it will rotate PPL clockwise and the rotations will be 66.7 degrees. It is a reducing sugar due to a free aldehyde carbon. It is sweetest among all the disaccharides और जो good source होगा इसका वो होगा wheat and corns। ठीक है, अब इसके बाद हम माल्टोज की स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मुझे पता चला है कि जो माल्टोज है ये एक डाइसैकेराइड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके हाइड्रोलाइसिस से मुझे 2 यूनिट्स मिलेंगी। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, C12H22O11। अगेन ये फॉर्मूला सुक्रोज के जैसा ही है, सुक्रोज का भी सेम फॉर्मूला था। ऑब्वियस सी बात है मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, और हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, माल्टेज एंजाइम विल बी रिक्वायर्ड, माल्टेज एंजाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, अब ऐसा करने पर क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, क्योंकि माल्टोज डाइसैकेराइड है, तो ये 2 यूनिट्स में कन्वर्ट होगा, और ये 2 यूनिट्स जो होंगी दोनों ही 6-6 कार्बन की यूनिट्स होंगी, क्योंकि इसके अंदर टोटल 12 कार्बन है, तो ये 2 यूनिट्स में 6-6 कार्बन की यूनिट्स में कन्वर्ट होगा। बचे हुए 22 हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन वाटर से मिलेंगे, और 24 अगेन जो 24 हाइड्रोजन है ये 12-12 हाइड्रोजन में कन्वर्ट होंगे, और एक ऑक्सीजन इन 11 ऑक्सीजन से जुड़कर 12 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, और अगेन 6 ऑक्सीजन मिलेंगे। इस तरह से 2 सिमिलर मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, और ये दोनों ही कैसे होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होंगी। बोथ यूनिट्स विल बी अल्फा डी ग्लूकोज। तो इस तरह से हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं माल्टोज का। अब इसके स्ट्रक्चर को भी जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए, मुझे इसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़ना है, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से मैं आपके सामने अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूं। ऐसा ग्लूकोज जिसमें फर्स्ट कार्बन, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, इसमें OH कहां पर मौजूद होगा, इसमें OH नीचे की साइड मौजूद होगा, H एंड OH। ठीक है, और बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ थर्ड कार्बन को छोड़ करके सेम ही रहेगा। फर्स्ट HOH, देन अगेन HOH, देन थर्ड कार्बन यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, देन अगेन सिमिलर, और लास्ट में CH2OH एंड H। ठीक है, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है, और इस अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से अगेन मैं सिमिलर अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जोड़ूंगा, क्योंकि इसमें दोनों ही यूनिट सेम है। तो अगेन मुझे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा, HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH एंड H। देखिए, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज आपके सामने हैं। अब इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे लिंक करना है। तो पहले मैं इन कार्बन्स की नंबरिंग कर लेता हूं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज, और सेकंड यूनिट में भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। ठीक है, अब जैसा कि आपको मालूम है, जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो इनमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लिंक, जिसे ग्लाइकोसाइडिक लिंक या ईथर लिंक भी बोला जाता है, जनरेट होता है। तो मैं जब दोनों ग्लूकोज को ऐड करूंगा तो इस वाले का पहला कार्बन दूसरे वाले के फोर्थ कार्बन से अटैच्ड होगा, और किस तरह से अटैच्ड होगा, ये पहले इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में रिलीज कर दूंगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और इन दोनों के बीच में अब कौन सा लिंक आएगा, ऑक्सीजन लिंक आएगा, और इस लिंक को हम क्या बोलते हैं, इसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंक या ईथर लिंक बोलते हैं। और ये
पहली यूनिट के फर्स्ट कार्बन और दूसरी यूनिट के फोर्थ कार्बन के बीच है, यानी इसको C1C4 लिंक बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम माल्टोज बोलेंगे, जिसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से C1C4 लिंक के थ्रू जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक लिंक के थ्रू। ठीक है, अब यहां पर एक बात और है कि ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे हुआ। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए, रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, या जो एल्डिहाइड कार्बन है जिसे हम फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, वो फ्री होना चाहिए। अब यहां अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसका पहला कार्बन फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी यूनिट के फोर्थ कार्बन से लिंक बना रहा है। फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस ग्लूकोज इज नॉट फ्री। लेकिन अगर हम दूसरे ग्लूकोज की बात करें तो इसके पास फ्री कार्बन मौजूद है, फ्री एनोमेरिक कार्बन मौजूद है, फ्री एल्डिहाइड कार्बन मौजूद है, और इसकी वजह से ये क्या शो करेगा? रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। यानी कि माल्टोज एक कैसी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है, और ये अच्छे से ऑक्सीडाइज होना जानती है। ठीक है, दूसरा सवाल ये बनता है कि माल्टोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। यस, माल्टोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑब्वियस सी बात है। इसकी जो दोनों यूनिट्स हैं, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हैं, और अल्फा डी ग्लूकोज खुद क्या होते हैं? दे आर डेक्स्ट्रो रोटेशन। जब इसके स्पेसिफिक रोटेशन की बात आए, यानी किस एंगल से लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होती है, तो ये रोटेशन प्लस 66.7 डिग्री के होते हैं। तो ये माल्टोज का जो स्ट्रक्चर था और माल्टोज की सारी हमने बातें यहां पे डिस्कस करी। अब जो सेकंड हमारे पास डाइसैकेराइड है, दैट इज नन अदर देन लैक्टोज। देखिए, लैक्टोज भी एक और डाइसैकेराइड है, यानी इसमें भी दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स पाई जाती हैं। लैक्टोज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। जब हम लैक्टोज की बात करते हैं तो इसका सबसे कॉमन नाम क्या है? इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। देखिए, एक्चुअल में लैक्टोज वर्ड जनरेट ही मिल्क वर्ड से हुआ है। लैक्टोज लैक्टाइज करके एक वर्ड होता है जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है मिल्क। तो एक्चुअल में लैक्टोज दूध में, मिल्क में पाए जाने वाली शुगर है, इसलिए इसको लैक्टोज या मिल्क शुगर भी बोला जाता है। अगेन, क्योंकि ये एक डाइसैकेराइड है, एक ऐसा सैकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस पर क्या देगा? दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा। तो इसके अंदर यूनिट्स कौन सी होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज के अंदर पाई जाने वाली जो पहली मोनोमर यूनिट होती है, दैट इज बीटा डी गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज नहीं है, बल्कि ये ग्लूकोज का एपीमर है। गैलेक्टोज एपीमर्स क्या होते हैं हम थोड़ी देर में जानेंगे। और जो इसका दूसरा मोनोमर यूनिट है, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। यानी कि इसके अंदर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो होती हैं, फर्स्ट वन इज बीटा डी गैलेक्टोज एंड सेकेंड वन इज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, जब हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज लैक्टेज एंजाइम। माल्टोज के लिए हमें माल्टेज एंजाइम चाहिए था, सुक्रोज के लिए हमें इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए था, और अब लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमें लैक्टेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर इसके रोटेशन की बात करें, अगेन ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट करेगा? ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारी जाएगी, और ये रोटेशंस के एंगल आपके सामने हैं। ठीक है, लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके अंदर भी फ्री एनोमेरिक कार्बन पाया जाता है। रिड्यूसिंग शुगर है तो ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। इसके अलावा लैक्टोज के अंदर अगर हम लिंकेज की बात करें तो इसमें भी C1C4 लिंक पाया जाता है, और जहां भी C1C4 लिंक पाया जाए वो जनरली रिड्यूसिंग शुगर ही होते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। C1C4 लिंक जहां पाया जाएगा वहां पर एक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन जरूर फ्री होगा, और शुगर कैसी होगी? शुगर रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। ठीक है, तो ये लैक्टोज के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। जब हम बात करें तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, दो यूनिट बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, एंजाइम लैक्टेज रिक्वायर्ड है। मिल्क शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है जिसमें रोटेशन 55.4 डिग्रीज के होंगे। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि इसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन पाया जाता है, और इसके अंदर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक या ऑक्सीजन लिंक पाया जाता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन हम लैक्टोज के केमिकल फॉर्मूले को जब लिखेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला C12H22O11,
यानी अगेन इसका केमिकल फॉर्मूला सुक्रोज और माल्टोज के जैसा ही होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, और ऐसा करने पर ये भी 6 कार्बन की 2 यूनिट्स में कन्वर्ट होगा, और ये यूनिट्स होंगी C6H12O6। ठीक है, लेकिन इन दोनों यूनिट में से पहली यूनिट जो होगी इट विल बी बीटा डी गैलेक्टोज। क्या कहलाएगी ये यूनिट? बीटा डी गैलेक्टोज कहलाएगी, और सेकंड यूनिट बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगी। इन दोनों यूनिट से मिलकर ये बना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच का डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, आपने बीटा डी ग्लूकोज पढ़ा हुआ है। बीटा डी ग्लूकोज के अंदर क्या होगा? फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन में OH का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होगा। OH जो है वो ऊपर ना पाया जाकर के नीचे पाया जाएगा, सॉरी नीचे ना पाया जाकर के ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज ग्लूकोज का एपीमर है। एपीमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम हो, यानी कि दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम हो, लेकिन किसी एक पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा हो? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो। तो ऐसे दो कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाते हैं? एपीमर्स कहलाते हैं। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपीमर्स के एग्जाम्पल हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है, लेकिन 4th कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। 4th कार्बन ग्लूकोज के लिए H और OH का अलग अरेंजमेंट होता है, और गैलेक्टोज के लिए H और OH का अलग अरेंजमेंट होता है। ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन किसी एक पॉइंट पर, एक पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन फ्लिप हो रहा हो या एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा हो, तो ऐसे दो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? एपीमर्स कहलाएंगे। तो गैलेक्टोज को बनाने से पहले मैं आपके सामने ग्लूकोज बनाता हूं, क्योंकि ग्लूकोज का ही एपीमर गैलेक्टोज है। तो ग्लूकोज तो आपको बनाना आता है। इसमें मैं क्या करूंगा? इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है, इसलिए इसमें OH ऊपर और H नीचे आएगा। उसके बाद H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH एंड H। इनकी नंबरिंग भी हम कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, इसी के जैसा हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेम होगा, लेकिन 4th कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। देखिए फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है दोनों का। ठीक है, उसके बाद सेकंड कार्बन पर भी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। थर्ड कार्बन पर भी OH और H कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन 4th कार्बन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। फर्स्ट का यहां ग्लूकोज के अंदर 4th कार्बन में H ऊपर और OH नीचे है, लेकिन यहां उल्टा होगा, OH ऊपर होगा और H नीचे होगा, और बाकी सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सेम है। ये है मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज, और ये मेरे पास है बीटा डी गैलेक्टोज। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों के सभी 6 कार्बन में से सिर्फ चौथे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे दो कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, एपीमर्स कहलाते हैं। गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या बनाना है? लैक्टोज बनाना है, मिल्क शुगर बनानी है। तो मिल्क शुगर बनाने के लिए मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए मुझे ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाना पड़ेगा, और इसके लिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद मुझे इस तरह से एक ऑक्सीजन लिंक बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा स्पेशल ऑक्सीजन लिंक है। किसके बीच में लिंक है? ये C1C4 लिंक है, और क्योंकि C1C4 लिंक है तो भले ही गैलेक्टोज का पहला कार्बन फ्री ना हो, लेकिन ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री है, इसलिए ये कैसी शुगर होगी? ये एक रिड्यूसिंग शुगर होगी। क्या बोलेंगे हम इसको? लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर से मुझे एक बात याद आई, देखिए लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, इसी वजह से ये ऑक्सीडाइज होकर के लैक्टिक एसिड बनाती है। यानी दूध से दही कैसे बनता है? दूध यानी कि लैक्टोज शुगर, इस लैक्टोज शुगर का ऑक्सीडेशन होता है, और इसके ऑक्सीडेशन से बनता है लैक्टिक एसिड यानी कि दही। तो क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए ये कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो पाती है। ये लैक्टोज के मेन फीचर्स थे। मिल्क शुगर भी कहलाती है, डेक्स्ट्रोडर्टी है, रोटेशन इसके 55.5
6.4 डिग्रीज के होंगे। C1C4 लिंकेज है, इसलिए एक कार्बन आपको जरूर फ्री मिलेगा और आसानी से क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज और दूसरों को रिड्यूस करेगी, इसलिए क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज की इस क्लास के अंदर अपने डाइसैकेराइड्स कंप्लीट किए। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं सुक्रोज में, माल्टोज में, लैक्टोज में, तो आपकी स्क्रीन के सामने कंपैरिजन मौजूद है। सुक्रोज जो था उसके अंदर C1C2 लिंकेज था, जबकि माल्टोज और लैक्टोज के अंदर C1C4 लिंकेज मौजूद होता है। माल्टोज और लैक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ये अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं, जबकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर था। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन वाला कार्बन नहीं था, जबकि माल्टोज और लैक्टोज के अंदर फ्री कार्बन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी स्वीटनेस की, तो हमने पढ़ा कि जो माल्टोज है वो सभी के अंदर सबसे ज्यादा स्वीट होता है, और जब हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज इन्वर्ट शुगर नहीं होते हैं। सुक्रोज लीवो रोटेटरी होता है और माल्टोज और लैक्टोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन थे तीनों डाइसैकेराइड्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।